नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। आपके साथ मैं हूं सुरभि। 5 की बात की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ जो पाकिस्तान से बताई जा रही है। मुंबई हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद को जेल भेज दिया गया है। पाकिस्तान की एंटी टेरर कोर्ट ने 10 साल की सजा सुनाई है और कोर्ट ने सईद को टेरर फंडिंग से जुड़े 2 मामलों में ये सजा सुनाई है। दरअसल 10 साल की सजा सुनाई गई है सईद को और हाफिज सईद के ऊपर ये जो मामला चल रहा था, अब इस मामले में सुनवाई करते हुए 10 साल की सजा सुना दी गई है। सईद के साथ जफर इकबाल, यहाया मुजाहिद को भी जेल भेज दिया गया है और अब्दुल रहमान मक्की को भी 10.5 साल की जेल हुई है। हाफिज सईद को जुलाई 2019 में गिरफ्तार किया गया था। ये पूरा मामला हम आपको बता दें, जिस तरीके से हाफिज सईद के पीछे कई लोग पड़े हुए थे। अब टेरर फंडिंग मामले में पाकिस्तान ने हाफिज सईद को 10 साल की सजा सुना दी और साथ ही साथ हाफिज सईद के साथ जो और लोग मौजूद थे, अब्दुल रहमान का नाम भी इसमें शामिल हुआ है, जिसके बाद से अब अब्दुल रहमान को भी हाफिज सईद के साथ ही 10-10.5 साल की सजा दी जा रही है। पाकिस्तान से ये बड़ी खबर बताई जा रही है, जहां पर मुंबई हमले में मास्टरमाइंड माना जाने वाला हाफिज सईद, अब उसे 10 साल की सजा सुना दी गई है। कोर्ट ने सईद को टेरर फंडिंग से जुड़े 2 मामलों में सजा सुनाई है। सईद के साथ जफर इकबाल, यहाया मुजाहिद को भी जेल भेज दिया है। और यूपी में कोरोना के 2586 नए केस। यूपी में कोरोना के एक्टिव केस की संख्या बताई जा रही है लगभग 22,757 और वहीं यूपी में अब तक 4,88,911 कोरोना मरीज ठीक होकर अपने अपने घरों को वापस लौट चुके हैं, जबकि यूपी में कोरोना से अब तक 7,480 मरीजों की मौत हो चुकी है कोरोना संक्रमित होने की वजह से। और यूपी में बीते दिन की अगर बात करें तो 1,43,461 सैंपल्स की जांच की गई थी, जिसके बाद से ये आंकड़े सामने आए हैं। यूपी में पिछले 24 घंटे में बताया जा रहा है 2,000 के ऊपर कोरोना मरीजों की पुष्टि की गई है और अब 22,000 से भी ऊपर ये आंकड़े बताए जा रहे हैं। यूपी में जो कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या है उसमें इजाफा देखा जा रहा है। और यूपी की ये खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर यूपी में कोरोना के एक्टिव केस की संख्या 22,000 के ऊपर पहुंच चुकी है और यूपी में अब तक 4,88,000 से ज्यादा लोग संक्रमित होने के बाद बताया जा रहा है कि उनका इलाज चल रहा था, जिसके बाद से यूपी में बीते दिन 1,43,461 सैंपल्स की जांच की गई और 2,586 नए केस 24 घंटे में बताए जा रहे हैं यूपी सरकार में। और वहीं लखनऊ की बात करेंगे, जहां पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती के पिता का निधन हो गया है और ये बड़ी खबर लखनऊ से बताई जा रही है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती के पिता का निधन और प्रभु दयाल का 95 साल की उम्र में निधन हुआ है। ये बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं। दिल्ली में होगा मायावती के पिता का अंतिम संस्कार और लखनऊ से ये बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं, जहां पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती के पिता का निधन हो गया है। 95 साल की उम्र में उनका निधन बताया जा रहा है। प्रभु दयाल नाम बताया जा रहा है मायावती के पिता का। जब दिल्ली में मायावती के पिता का अंतिम संस्कार किया जाएगा। दिल्ली में अब मास्क पहनना जरूरी हो गया। दरअसल अगर मास्क नहीं पहना जाए तो 2,000 रुपए का जुर्माना लगेगा, ऐसा कहना है दिल्ली सरकार का, यानी केजरीवाल सरकार का। और इसका ऐलान खुद सीएम अरविंद केजरीवाल ने किया है। उन्होंने कहा कि पहले 500 रुपए का जुर्माना लगता था, लेकिन कई लोग अभी भी मास्क नहीं पहन रहे हैं। इसी वजह से हम जुर्माने को बढ़ाकर 2,000 रुपए कर रहे हैं और ये बड़ा ऐलान दिल्ली सरकार की तरफ से किया गया है। दरअसल अरविंद केजरीवाल का कहना था कि जो लोग हैं दिल्ली में वो मास्क बिना पहने ही सड़कों पर निकल जाते हैं और यही कारण है कि अब चालान को बढ़ा दिया गया है। दिल्ली के अंदर जहां दिल्ली में बहुत सारे लोग मास्क पहन रहे हैं, लेकिन कई लोग अभी भी मास्क पहनते नहीं हैं। तो लोगों को मास्क पहनवाने के लिए कई बार जब कहने से बात नहीं बनती तो फिर थोड़ा सा टाइट करना पड़ता है। तो फाइन अभी 500 रुपये था, इसको बढ़ा के 2,000 रुपये फाइन किया जा रहा है कि जो मास्क नहीं पहनेगा
उसके ऊपर 2,000 रुपये का फाइन लगाया जाएगा। मेरी सबसे अपील है, इस टाइम मैं दिल्ली के सभी लोगों से अपील करना चाहता हूँ, जितनी सामाजिक संस्थाएं हैं, जितनी धार्मिक संस्थाएं हैं, जितनी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, आज मैंने पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी यही कहा, मैंने कहा कि आप अपने सारे कार्यकर्ताओं को सड़क पे उतारिए और उनको मास्क दे के भेजिए कि वो मास्क बांटे। कोई अगर सड़क के ऊपर मिले जिसने मास्क नहीं पहना हुआ, जितनी धार्मिक संस्थाएं हैं उनसे भी मेरी यही निवेदन है, सबको मास्क बांटे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर और बात करेंगे मेरठ की, जहां पर कोरोना मरीजों के जो संख्या आ रही है सामने, उसमें लगाम नहीं लग रहा है। दरअसल आंकड़े दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं और एसएसपी ने 3 दिन के लिए एक अभियान चलाया है और इसे विशेष अभियान के तौर पर देखा जा रहा है। मास्क वितरित कर लोगों को जागरूक कर रही है पुलिस और 3 दिन बाद मास्क नहीं पहनने वालों पर कड़ी कार्रवाई करने की बात की गई है। मास्क नहीं पहनने पर वसूला जाएगा 500 रुपए का जुर्माना। ये मेरठ की खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर पुलिस ने एक अनोखा अभियान शुरू किया है, जिसके तहत लोगों को पहले मास्क बांटे जा रहे हैं पुलिस की तरफ से। उसके बाद 3 दिन तक ये अभियान चलाया जाएगा और 3 दिन के बाद जब पुलिस अगर किसी को बिना मास्क के पकड़ती है तो कहा जा रहा है कि बड़ी कार्रवाई की जाएगी और साथ ही साथ 500 रुपए का जुर्माना भी वसूला जाएगा। कोरोना के संक्रमण को देखते हुए जिला मेरठ एसएसपी महोदय ने एक आदेश जारी किया है, जिसमें हर एक थाना क्षेत्र के एसएचओ और एसआई सब मौके पर चौराहे पर जाकर के मास्क वितरण कर रहे हैं। आपको बता दें कि सभी लोगों को जागरूक कर रहे हैं। यह विशेष अभियान 3 दिन का है। हम पूछना चाहेंगे और जो एसओ साहब है उनसे पूछना चाहेंगे कि किस तरह से वो लोगों को जागरूक कर रहे हैं, क्या मास्क लगाना जरूरी है कोरोना काल को लेकर के। ये अभियान कितने दिन के लिए चलाया गया है मेरठ के अंदर? ये तो लगातार जारी रहेगा, लगातार अभी जारी रहेगा। क्या जिस तरह से कोरोना काल जो चल रहा था उसके बाद में अब संक्रमण की संख्या मेरठ के अंदर बहुत बढ़ती जा रही है, मौत की भी संख्या बढ़ती जा रही है, क्या इससे कुछ प्रभाव पड़ेगा? रोकथाम तो होगी इससे। एसओ साहब का कहना है कि जिस तरह से कोरोना काल में जो संक्रमण बढ़ रहा है, जिला मेरठ के अंदर जो संक्रमण बढ़ रहा है, उसको रोकने के लिए यह विशेष अभियान चलाया गया है। अब ये लगातार जारी रहेगा। मेरठ वासी जितने भी लोग हैं सभी से ये अपील है कि पुलिस की। और उत्तराखंड जा रहे किसानों को बॉर्डर पर पुलिस ने रोक लिया है। दरअसल उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का घेराव करने जा रहे थे किसान, जिनको बॉर्डर पर ही पुलिस ने रोक लिया है और किसानों को रोका है, जिसके बाद से किसान नाराज होकर धरने पर बैठ गए हैं। किसानों की पुलिस के साथ नोकझोंक भी देखने को मिली और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज़ 1 इंडिया दिखा रहा है आपको। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप सहारनपुर से देख सकते हैं कि किस तरीके से किसान धरना देने के लिए बीच सड़क पर बैठ गए हैं। भारी मात्रा में पुलिस बल की भी तैनाती की गई है वहां पर और किसानों और पुलिस के बीच नोकझोंक देखने को मिल रही है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज़ 1 इंडिया सबसे पहले आपको दिखा रहे हैं। सहारनपुर से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर किसान और पुलिस के बीच में नोकझोंक देखने को मिल रही है। दरअसल उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का घेराव करने जा रहे थे किसान, जिस दौरान पुलिस ने उन्हें रोक लिया और अब जब किसान गुस्से में आ गए तो किसानों ने धरना देने का ऐलान कर दिया और बीच सड़क पर धरना देने के लिए बैठ गए। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको सहारनपुर से दिखा रहे हैं, जहां पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का घेराव करने जा रहे थे किसान, जिसके बाद पुलिस ने किसानों को रोका, जिससे नाराज हुए किसान अब सड़क पर ही धरना देने के लिए बैठ गए और साथ ही साथ नोकझोंक भी देखने को मिली है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि भारी मात्रा में पुलिस बल की तैनाती की गई है। पुलिस बल वहां पर तैनात है और साथ ही किसानों को समझाने की कोशिश की जा रही है। बताया जा रहा है कि किसान उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का घेराव करने के लिए जा रहे थे, लेकिन इस दौरान जैसे ही पुलिस को इस मामले की जानकारी मिली, पुलिस वहां पर पहुंची और उसके बाद से किसानों को रोक लिया गया, जिससे गुस्से में आए किसान धरना देने के लिए बीच सड़क पर ही बैठ गए। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज़ इंडिया आपको दिखा रहा है, न्यूज़ 1 इंडिया आपको ये तस्वीरें दिखा रहा है किस तरीके से किसान सड़कों पर बैठ गए हैं और धरना दे रहे हैं और साथ ही अपनी मांग को लेकर लगातार वो धरना देने के लिए कह रहे हैं। जब तक उनकी सरकार आवाज़ नहीं सुनती है तब तक वो धरना नहीं खत्म करेंगे और इस तरीके से अब किसान अपनी मांग को लेकर के जिद पर अड़े हुए हैं और धरना देने के लिए बीच सड़क पर बैठ गए हैं। और आप अपनी टीवी स्क्रीन पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख सकते हैं। न्यूज़ 1 इंडिया सबसे पहले आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं सहारनपुर से, जहां पर किसान धरना देने के लिए बीच सड़क पर बैठे हुए हैं। भारी मात्रा में पुलिस बल भी वहां पर तैनात नजर आ रही है, लेकिन पुलिस और किसानों के बीच
नोकझोंक भी देखी जा सकती है। लगातार कोशिश की जा रही है किसानों को मनाने की, लेकिन किसान सुनने को तैयार नहीं है। उत्तराखंड मुख्यमंत्री का आवाज घेरने जा रहे थे भाकिया तोमर गुट के राष्ट्रीय अध्यक्ष। हमारे संवाददाता विनीत शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस पर अधिक जानकारी के लिए। विनीत, क्या जानकारी मिल पा रही है, क्योंकि कहा जा रहा है कि किसान अब सड़कों पर धरना देने के लिए बैठ चुके हैं, तो पुलिस की ओर से अब इस पूरे मामले को देखते हुए क्या कुछ कहा जा रहा है? बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं, सरकारें यूपी में कोई भी नहीं हो, लेकिन कहीं ना कहीं जो किसान है वो हर महीने कभी जिले में, मतलब सहारनपुर समेत यूपी का जो इलाका है वो वहाँ पर अलग अलग जगह पर प्रदर्शन करते रहते हैं जी। इसी को लेकर जो भाइयों को यहाँ पे जो गुट है वो यहाँ पर तोमर गुट है, और वो उनके राष्ट्रीय सचिव समेत तमाम जो कार्यकर्ता थे वो आज सहारनपुर से सभी लोग उत्तराखंड जा रहे थे सीएम का घेराव करने के लिए जी। तो जैसे ही ये लोग यहाँ पर बिहारीगढ़ के बाद जो उत्तराखंड सीमा है जी विनीत, लेकिन किसानों की मांग क्या है, वो मांग क्या कर रहे हैं, क्यों वो घेराव करना चाह रहे थे उत्तराखंड के सीएम का? देखिए, जो किसान थे उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष से उनसे बातचीत हुई, उन्होंने बताया कि जो उत्तराखंड में किसान है उनकी वही मांग है जो यूपी में रहती है। गन्ने के भुगतान को लेकर, जो बिजली के जो दर है उनको लेकर, वो तमाम जो समस्या है उन्हीं को लेकर आज ये लोग वहाँ उत्तराखंड में जा रहे थे, और मुख्यमंत्री से मिलने के लिए ये लोग जा रहे थे ताकि किसानों की समस्याओं से अवगत करा सके। तो लेकिन वहां तक पहुंचे नहीं, तो उत्तराखंड बॉर्डर है वहां पर इन लोगों को रोक लिया गया, और बाकायदा उसके बाद वहां पर जो किसान थे उन्होंने वहां पर जमकर हंगामा भी काटा है। पुलिस की जो कार्यप्रणाली है उसको लेकर वहां पर धरना उन्होंने दिया है। बाकायदा जो हाईवे है, हाईवे वहां पर जाम चल रहा है जी। बहुत बहुत शुक्रिया विनीत आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे रायबरेली की, जहां पर खनन माफियाओं पर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। एसडीएम सदर अंशिका दीक्षित ने छापेमारी की है, जिसके बाद से मौके से 3 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। दरअसल ये पूरा मामला रायबरेली का बताया जा रहा है, जहां पर खनन माफियाओं के तहत ये गिरफ्तारी की गई है। 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, और साथ ही इस बात की भी जानकारी मिली है कि जिस तरीके से अंशिका दीक्षित ने इस पूरे मामले में संज्ञान लिया है, और संज्ञान लेते हुए एसडीएम सदर अंशिका दीक्षित ने छापेमारी की, जिसके बाद से 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। मौके से एक जेसीबी और 2 डंपर भी जब्त किए गए हैं, और साथ ही मिल एरिया थाना क्षेत्र के चक पचखरा गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर ये कार्रवाई की गई है, और मौके से 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जहां से जेसीबी और 2 डंपर को जब्त कर लिया गया है। इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता असद खान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। असद, क्या जानकारी मिल पा रही है, क्योंकि अब तक क्या 3 ही लोगों की गिरफ्तारी हो पाई है, या फिर और भी कई लोगों के नाम इसमें अब तक सामने आ चुके हैं या आने वाले हैं? जी बिल्कुल, जिस तरह से रायबरेली में खुला खेल चल रहा था, ये अवैध खनन का और लकड़ी कटाई का, जिसको लेकर मीडिया पर्सन इस समय एक्टिव था और लगातार इन खबरों को दिखाता हुआ जरूर चला आ रहा था। वहीं मिल एरिया और बधोखा थाना क्षेत्र की अगर बात की जाए तो जहां पर लगातार इस तरह की सूचनाएं मिल रही थी, लेकिन प्रशासनिक अधिकारी उस पर गंभीर नहीं थे। लेकिन तारीफ करनी होगी एसडीएम सदर अंशिका दीक्षित की, जिन्होंने संज्ञान में लेते हुए खबर को और कार्रवाई करते हुए 2 डंपर, जेसीबी और 2 लोगों को मौके से गिरफ्तार किया है, और कहीं ना कहीं से भूमाफियाओं पर या अवैध खनन करने वाले या लकड़ी कटान वालों पर कहीं ना कहीं से दहशत का माहौल जरूर बना दिया है जी। तो असद, क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पर अंशिका दीक्षित का, क्योंकि उन्होंने ये कार्रवाई की है तो उनके लिए तो ये बेहद बड़ी खबर होगी। जी बिल्कुल, जिस तरह से एसडीएम सदर से बात की गई, उन्होंने कैमरे पर तो कुछ भी बोलने से मना किया है, क्योंकि उन्होंने ये कहा है कि इस तरह की जिस कार्रवाई पर मैं जा रही हूं और कहीं इस तरह के मामला सामने आएगा तो जो और छुपे लोग हैं वो कहीं ना कहीं अंडरग्राउंड हो सकते हैं। कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी, कार्रवाई करती रहूंगी, और जब तक इनका सफाया नहीं करूंगी मैं अपनी कुर्सी पर सही से बैठूंगी नहीं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया असद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारियां हम तक साझा करने के लिए।